ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेशन, ये साइन क्या है, इंटीग्रेशन का है। अगर x का पावर n है, dx है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अच्छा, तो इंटीग्रेशन जो है ना, यहाँ पर a और b दिए थे हम, तो इसको क्या बोल रहे थे, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोल रहे थे, अपर लिमिट। इंटीग्रेशन का काम क्या है, जोड़ना, ये जोड़ता ही है। और जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का तो ये फॉर्मूला हुआ, तो इसको क्या से कहाँ तक देते हैं, a से लेकर b, यानी कि 1/n+1 बाहर हो गया, और b का पावर n+1 माइनस a का पावर n+1। एनी प्रॉब्लम? अगर हमारे पास मान लीजिए कि x का पावर 3 dx है, और ये आपका मान लीजिए कि 2 से लेकर 7 तक है, या 2 से लेकर मान लीजिए 5 ही लेते हैं, तो क्या होगा देखिए, तो x का पावर 4/4 होगा, n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यही ना नियम लगाएंगे। और ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 से लेकर 5, यानी कि 1/4, x का पावर 4, 2 से लेकर 5, 1/4, 5 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4, जो भी आंसर आए कितना आएगा बताइए, 625 माइनस 32, यही ना होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो आए। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक समेशन है और कुछ नहीं है ना। इंटीग्रेशन भी दो तरह के होते हैं, इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट में क्या होगा कि कोई फंक्शन रहेगा लेकिन लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रहेगा, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर C कहलाता है एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। C को क्या कहते हैं, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और डेफिनिट में क्या रहेगा कि fx dx होगा और यहाँ पर a से b दिया रहेगा, इसका आंसर वही आएगा जो ये आया है fx, लेकिन C नहीं लिखना होता है, यहाँ पर आपको a से b करना होता है, फिर x के जगह क्या पुट करिएगा आप, b माइनस fa। अरे बात सुनिए, ये हुआ टेक्निकल आइडिया इंटीग्रेशन का, टेक्निकल वे टू राइट। ओके, अब आइए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या अंतर है ये बता दें। इनडेफिनिट और डेफिनिट दोनों में जब इंटीग्रेट होता है तो सेम चीज आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक C लिखना पड़ता है और इसको हम लोग कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कांस्टेंट जो सिचुएशन के अनुसार कुछ भी हो सकता है। जैसे C तो कांस्टेंट है, तो C के बदले में हम 4 लिख देते हैं, गलत तो नहीं होगा, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि 4 आप लिखिएगा तब जब क्वेश्चन के लिए वो सपोर्ट करेगा, यानी कि वो 4 अगर हम लिख रहे हैं तो जो क्वेश्चन है उसको वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो सिचुएशन के अनुसार कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा, आपके मन के अनुसार नहीं होगा। किसके मन के अनुसार होगा, क्वेश्चन के मन के अनुसार होगा। आ रही बात समझ में? जैसे हम एक एग्जाम्पल चाहें तो दे सकते हैं, जैसे देते हैं, हाँ, एक हमारे पास क्या है, कार है, उस कार का वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी इक्वल टू बोलता है कि 3t² है, वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। एक कार है जिसकी वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है, और कहता है कि ये जब चलना शुरू किया था, जब ये चलना शुरू किया था उसी समय ये 5 मीटर की दूरी पर था। when t was 0, when t is equal to 0, x कितना है, 5 मीटर। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब टाइम 0 था तभी उसी समय ऑब्जर्वर ने देखा क्या कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, 5 मीटर की दूरी पर है ऑब्जर्वर से। तो ये इनिशियल कंडीशन दे दिया कि t इक्वल टू 0 है, उसी समय उसका पोजीशन कहाँ है, उस कार का 5 मीटर पर है।
कहता है क्या कि जब बताइए कि इसका पोजीशन टाइम के अनुसार कैसे बदल रहा है। ये तो वेलोसिटी टाइम के अनुसार बदल रहा है ना। x का मतलब है पोजीशन, x का मतलब क्या है यहाँ पर, पोजीशन। इसका लैंग्वेज कैसे देंगे, ए कार whose velocity is depending on time given as v equal to 3t square. A car has velocity whose velocity is depending on time given as v equal to 3t square. At initial time यानी कि t equal to 0 its position was 5 meter. Find out its position in function of time. यानी कि इसका टाइम के अनुसार पोजीशन क्या है। तो क्या करेंगे, v के बदले में क्या लिखेंगे, dx बाई dt लिखेंगे 3t स्क्वायर, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर dt। ओके, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी पोजीशन। ये 5 मीटर कब का पोजीशन है, जब टाइम 0 है। कोई दिक्कत किसी को, सारा वीडियो में आ रहा है ना, ऊपर तक आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट किए, dx इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t क्यूब बाई 3 होगा, t का पावर 2 है तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। इस फॉर्मूले के अनुसार x का पावर n dx इक्वल टू x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। और एक क्या आता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या आता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हम दे देंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी देना पड़ेगा। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो x इक्वल टू कितना आ गया बताइए, tq + c। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन कहता है जब टाइम 0 था तो हमारा x कितना होना चाहिए, 5 मीटर। तो टाइम 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए 5। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tq + 5 होगा कि नहीं होगा बताइए। दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार सेटिस्फाई करना चाहिए। जब टाइम 0 है तो x कितना बोलता है क्वेश्चन सेटर कि 5 मीटर होना मांगता है। तो t का वैल्यू 0 पुट करें तो x का वैल्यू 5 आना चाहिए, यानी c का वैल्यू क्या होगा 5। किसके मन के अनुसार डिपेंड किया c, क्वेश्चन के मन के अनुसार, आपके मन के अनुसार नहीं। आप मुंह उठा के 10 लिख देते, 20 लिख देते, गलत हो जाता ना। तो ये c जो है क्वेश्चन को सपोर्ट करने के अनुसार ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। केवल कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं आप, क्लियर है क्या। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कांस्टेंट है जो दिए हुए क्वेश्चन को सपोर्ट करने के अनुसार उसका वैल्यू होता है। दिमाग में रहेगा, कोई दिक्कत, हाँ बोलिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये हमारा x क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलेगा मेरा x भी बदलेगा। किसी को कोई दिक्कत है। ये कौन सा इंटीग्रेशन अभी आप फॉलो किए, इनडेफिनिट। अरे बात समझ, नोट करिए सर। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप डिफरेंस समझ गए हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ये जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं fx dx a से लेकर b, तो ये कैपिटल fx मान लीजिए आया, फिर क्या हो गया ये a से b, फिर क्या हो गया fb माइनस fa। तो ये कोई ना नंबर आएगा, क्या आएगा, नंबर क्या है, डेफिनिट है, नंबर क्या है, इसीलिए इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी हम जानते हैं कि क्या आएगा, लेकिन इनडेफिनिट में आपको कोई फंक्शन आएगा। आ रही बात समझ, क्लियर। fx का मतलब है फंक्शन ऑफ x, ft रहता तो फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। यानी x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उसी का हम लोग फंक्शन इसको बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। नो प्रॉब्लम, बढ़ते हैं आगे। मिटा सकते हैं सारा, नहीं, हाँ लिखिए लिखिए, चलिए देखिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है, एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन का।
और उसके अंदर जो एरिया बनता है वो क्या चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है? डिस्प्लेसमेंट का या फिर डिस्टेंस का। तो हम लोग अगर एक क्वेश्चन अभी बना लें, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन बना लें। ये 0 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये -10 है। फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। बताइए तो जल्दी से। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये वाला जरूरत पड़ेगा, तो इसको 2 डाल देते हैं, इसको 3 डाल देते हैं, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये लेंथ कितना है बताइए? 3 - 2 1 है, और इसकी लेंथ क्या है? 4। सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 4 इंटू हाइट। हाइट कितना है? 12। कितना हो गया? 30 मीटर। हाँ, और इसकी एरिया A2 मान लीजिए आप, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा? और हाइट कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत है? तो ये 4 2 20 हो गया ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? A1 + A2 मैग्नीट्यूड है ना। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 30 - 20 = 10 मीटर। इतना में तब कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं, इसमें एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं ना इसको? हटा दें। ये हमारे पास क्वेश्चन, ये जो फंक्शन है बहुत अच्छा क्वेश्चन मानेंगे हम इसको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है। ये जो फंक्शन है वेलोसिटी इज t² है। वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। v = t²। कहाँ तक फॉलो हो रहा है? यहाँ तक। ये टाइम हमारा है 3 सेकेंड। ठीक है, बोलता है कि 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और या फिर डिस्टेंस हुआ। यहाँ बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा कि अलग अलग होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ठीक है, क्यों सेम होगा? यहाँ पर डिस्टेंस = डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा? क्योंकि कोई आदमी एक्सेलरेट करते हुए आगे गया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे गया। वेलोसिटी क्या हो गया है? कांस्टेंट। ठीक है, और फिर रिटार्डेशन हुआ है। क्या हुआ है? रिटार्डेशन हुआ है। लेकिन गया किधर है? आगे ही ना गया है। वेलोसिटी नेगेटिव होता उस समय ना डायरेक्शन बदलता, और हम लोग कहते कि उल्टे डायरेक्शन में आ गया। अभी ये एक्सेलरेट करते हुए गया है। कैसा एक्सेलरेशन हुआ है यहाँ पर? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म। कल चूँकि केमिस्ट्री का क्लास हम नहीं करने दिए थे, इसलिए केमिस्ट्री का क्लास आज ज़्यादा होगा। ठीक है, और बायो की जो क्लास थी वो आप लोग का बुधवार को एक्स्ट्रा क्लास हुआ था। वो इसीलिए हुआ था ताकि संडे को सर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो आज अभी से आप लोग का केमिस्ट्री का ही पूरा कंटिन्यू होगा ताकि सिलेबस अपडेट हो सके। ठीक है, अभी हम कर देते हैं मैथमेटिक्स। देखिए अर्चना मैम आपको पूरा करा ही देंगी। ठीक है ना, किसी भी तरीके से। तो केमिस्ट्री करने दीजिए हमको पूरा 7:30 तक केमिस्ट्री करवाएंगे। काहे कि
हाँ वो हम करवा देंगे आपका, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। वो रंजन सर को हम बुला लेंगे आपके लिए और एक उनके लिए और इनके लिए भी। आपको तो लेकिन आना चाहिए था सर, लेकिन मेरा भी स्कूल है ना। अच्छा स्कूल आपका भी, तो 3 लोगों के लिए हम ना क्लास लगा देंगे। अभी केमिस्ट्री में आप लोग का क्या चल रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर लगभग खत्म हुआ कि नहीं? नहीं सर, मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, स्ट्रक्चरोमेट्री चल रहा है। नहीं शाम में पीयूष सर का। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, चलिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों होगा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे ही चल रहा है, फिर ये रिटार्डेशन हुआ है। तो रिटार्डेशन हुआ तो ये क्या हुआ? आगे ही चल रहा है, बस ब्रेक मार रहा है। तो ये तो हमेशा आगे गया, तो आगे ही अगर जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हुआ? बराबर हुआ। तो डिस्टेंस कितना हो गया बताइए? एरिया। डिस्प्लेसमेंट भी वही एरिया हो गया। तो ये पूरे का अगर एरिया निकालना तो मेरा काम बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये पूरा एरिया कैसे निकालिएगा आप? आप इंटीग्रेट करिएगा। ये वाला एरिया निकालना है आपको, ये वाला एरिया निकालना है, और फिर कौन सा एरिया निकालिएगा? ये वाला। तो ये वाला एरिया तो ट्रेपेजियम में आ जाएगा। इसको कुछ नाम दे दें क्या? ओ, ए, बी, सी, डी। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा ये एरिया A1 और ये एरिया A2, A1 प्लस। अच्छा तो A1 एरिया कितना होगा? A1 एरिया कितना होगा? V dt। dx बाई dt क्या होता है बताइए? v होता है। तो dx इक्वल टू क्या होगा? v dt। dx क्या बता रहा है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। इसी को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का? ये वाला 0 से लेकर 3 सेकंड तक। वेलोसिटी कितना है बताइए? एरिया A1 क्या हो जाएगा? v dt। 0 से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर कहाँ तक? 3 सेकंड तक। v कितना है बताइए? t स्क्वायर dt। 0 से लेकर 3, तो 1/3, 3q माइनस 0q, यानी कितना आंसर आ गया? ये 9 आ गया। ये इतना डायरेक्ट किए समझ में आया? t का पावर 2 है तो t का पावर 3/3, फिर t के बदले में 3 पुट करेंगे, 3 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3। सबको समझ में आ रहा है? 27/3 9 ही ना होगा। ये वाला एरिया कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। 9 मीटर हो गया। ये समझ आ रहा है बात? ये वाला एरिया A2 जो है, A2 यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए यहाँ पर ये एक पैरेलल साइड है और दूसरा पैरेलल साइड कौन सा है? ये वाला है। तो ये हो गया 10 - 3 यानी कि 7 प्लस AC होगा इंटू हाइट। हाइट ये वाला होगा। तो ये हाइट बताइए AB कितना होगा? बता सकते हैं कोई? ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं ना सब लोग? यहाँ पर भी डिपेंड कर रहा है t पर। तो t का वैल्यू यहाँ पर a पर कितना है? 3 है। तो v इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो v इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 9। यानी ये वाला पॉइंट क्या है? 9। कोई दिक्कत क्या? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया? 9। तो ये 9 लिख दिए। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट 1/2, यही ना होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अच्छा इसमें AC आपको नहीं पता है, A से लेकर C तक का लेंथ, यानी ये वाला पॉइंट आपको चाहिए। तो ये हमको देना पड़ेगा कि हम निकाल सकते हैं? हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये 6 है, 6 नहीं 7 मान लेते हैं। ओके, तो 7 - 3 AC कितना हो जाएगा? 7 - 3 यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये कितना हो गया? 4, यानी कि कितना हो गया? 1/2 7 + 4 × 9, ये कितना हो गया बताइए? 11 × 4.5, यही ना हुआ? 9/2, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 49.5 मीटर। कोई दिक्कत क्या? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हुआ?
9 प्लस 49.5, यानी आंसर क्या हो जाएगा बताइए? एरिया A1 प्लस A2 9 प्लस 49.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 9 9 18 58.5 मीटर। समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा से समझ में आया? नोट करिए जल्दी से। v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आया है? मान लीजिए कि कोई कार है, मान लीजिए क्या है, कोई कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और थोड़े टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है? तो बताइए ये ग्राफ आपको इंफॉर्मेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है, तो a इक्वल टू क्या लिखना पसंद कीजिएगा आप? dv बाई dt। तो dv इक्वल टू क्या लिखना पसंद कीजिएगा? a dt। इंटीग्रेट कीजिएगा dv को a dt। देखिए इधर वेलोसिटी इंटीग्रेट करेंगे और इधर टाइम ही ना बदल रहा है, a तो कांस्टेंट है तो a को बाहर ले लेंगे और केवल किसको इंटीग्रेट करेंगे? dt को। अच्छा, तो ये टाइम कहाँ से कहाँ तक बीता है? 0 से लेकर t तक बीता है। और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक बीता है चलो? u से लेकर v। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? तो v u से v तक। और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? 0 से t। तो फिर क्या लिखिएगा इसको बताइए? ये आपके पास क्या आया है बताइए? v u से लेकर v a t 0 से लेकर t। तो v के बदले में v लिखेंगे, माइनस v के बदले में u लिखेंगे, a t माइनस 0 लिखेंगे। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी हुआ, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हुआ। इसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड। आपके बोर्ड में अगर आ जाएगा तो बोलिएगा कैलकुलस मेथड फॉर डेरिवेशन ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन सा मेथड बोलते हैं? कैलकुलस मेथड फॉर डेरिवेशन ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है? दूसरा डेरिवेशन, अगर कोई गाड़ी चल रही है, टाइम इतना बीता है, वेलोसिटी बदला है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किया होगा। तो अब दूसरा डेरिवेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए। दूसरा डेरिवेशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए। तो इसका डेरिवेशन के लिए आप सीधे ये वाला फॉर्मूला उठाइएगा एग्जाम में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को सीधे उठा लीजिएगा और ग्राफ यही वाला बना दीजिएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे? v के बदले में क्या लिख सकते हैं बताइए? अच्छा एक बात बताइए, ये जो v आया है किसी भी टाइम का v है ना? दिस इज ए वेलोसिटी फॉर एनी टाइम t। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ये भी कहते हैं हम लोग इसको। और इसका डेरिवेशन कैलकुलस से हुआ है। दूसरा हमारे पास है रिश्ता डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। देखिए आपको u दिया है और a भी दिया रहेगा। a क्या है? ये गिवन है। और क्या गिवन है? u गिवन है, t गिवन है। इतने सारे चीज़ आपको दिए हुए हैं। तो बोलता है कि किसी भी समय वेलोसिटी क्या होगा? तो किसी भी समय वेलोसिटी क्या होगा? u प्लस ए टी। आपको क्या क्या दिया है? u दिया है, a दिया है और t दिया है। तो आप भी निकाल लेंगे। अब हमको मन करता है कि भाई इतना टाइम में ये कुछ आगे तो गया होगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो हम सीधे ये वाला इक्वेशन उठाएंगे। v के बदले में क्या लिख सकते हैं बताइए? ds बाई डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज योर वेलोसिटी फॉर एनी टाइम t। This is your velocity for any time t. So this velocity can be written as ds by dt. Now dt को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा बताइए? ds इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा ना, ds यू डी टी प्लस ए टी
dt। अच्छा कितना देर तक, 0 से लेकर t तक। देखिए जो dt है ना वही वेरिएबल है, वही बदल रहा है। dt है ना इधर, यानी कि टाइम बदल रहा है। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से t। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से t। और यहाँ ds कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से s। अरे बस अब ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा। आप लोगों को कुछ लिखना है, लिखिए जल्दी से लिखिए। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया बताइए, s कहाँ से कहाँ तक, u क्या है हमारा दिया हुआ है तो u बाहर, dt का इंटीग्रेशन t प्लस a बाहर t²/2 होगा 0 से t। कोई दिक्कत क्या, तो s के बदले में s पुट करेंगे -0, u t के बदले में t पुट करेंगे -0, 2 को बाहर ले लेते हैं, t के बदले में t पुट करेंगे -0 का स्क्वायर। तो s इक्वल क्या आ गया, ut प्लस हाफ at²। कोई दिक्कत क्या। अगला डेरिवेशन है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बोलिए, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यानी अगर हमको टाइम पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम। थोड़ा लिखने का काम तेज़ी से करेंगे आप लोग, बहुत ही तेज़ी से। अगला डेरिवेशन है, हटा सकते हैं इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा अगला है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। a इक्वल टू क्या है आपके पास, dv/dt इक्वल टू a लिख सकते हैं। यहाँ पर एक मैनिपुलेशन होगा, उसको बड़ी ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि ये आपको अच्छे क्वेश्चन में ये डिस्कशन में आ जाएगा हमेशा। हम dv/dt को भी dv/ds लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, a इक्वल टू क्या है हमारे पास, dv/dt है, dv/dt ds से गुना भागा कर दिए। कोई दिक्कत है नहीं। इस ds और dt को एक साथ ले लिए और इसको एक साथ ले लिए। कोई दिक्कत है नहीं। ds/dt क्या हो जाएगा, v dv/ds। यानी कि आज से याद रखिएगा कि a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, v dv/ds। कोई दिक्कत, ठीक। अब इस ds को हम इधर कर देंगे, क्या कर देंगे, v dv इक्वल टू a ds। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कर दिए। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, 0 से लेकर s। कहाँ से कहाँ तक होगा, u से लेकर, अरे बस समझे, ये v का पावर 1 है तो v का पावर 2/2 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर v। और a ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से लेकर s। कोई दिक्कत, इस 2 को हम इधर ले जा सकते हैं, ये तो 1/2 ही ना है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखिए कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 v² u से लेकर v a s-0 लिखेंगे। यहाँ पर v के बदले में क्या लिखेंगे बताइए, और u के बदले में, v के बदले में फिर u इक्वल टू as हुआ, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as हुआ, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as हो गया। ओके, बार बार जाके घर में प्रैक्टिस करिए, समझ गए, जल्दी नोट करिए। आज के बाद ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लास ही ले रहे हैं, फ्री हो जाएंगे 4 बजे, 4 बजे फ्री हो जाएंगे।
चलिए देखिए, इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है। किस पर? a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस पर। जैसे आपको दे देगा कि ए कार whose velocity v इक्वल टू 2x स्क्वायर, वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन x। x क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस है। x को आप कह सकता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, कुछ भी कह सकता है। वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, माने x बदलेगा तो v बदलेगा। आपसे बोल देगा कि आप निकालिए एक्सीलरेशन v डी वी